1903 में बनाई गई बोर्ड गेम मोनोपोली में जो कोई चारों रेलवे स्टेशन खरीदता है उसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। 100 साल के बाद भी आज गौतम अडानी उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं, एक के बाद एक एयरपोर्ट खरीदकर, खासकर बेशकीमती मुंबई हवाई अड्डा, जिससे वो भारत के सबसे बड़े निजी हवाई अड्डा संचालक बनने का सपना रखते हैं। फिलहाल तो वो GMR ग्रुप के पीछे जो अपने दिल्ली और हैदराबाद टर्मिनलों के बल पर सबसे अधिक यात्रियों को सफर करवाते हैं। मुंबई हवाई अड्डे का अधिग्रहण करने के लिए अडानी ने बिल्कुल सही वक्त पर चाल चली, जब कोविड के कारण यात्री आधे से ज्यादा कम हुए। इन विपरीत परिस्थिति में उन्होंने मौके का फायदा उठाकर दरवाजे के बीच पैर अड़ाया। जब उन्होंने देखा कि सिकंदराबाद मुख्यालय समूह GVK रेड्डी ग्रुप, जो मुंबई हवाई अड्डा चला रहे थे, अपना कर्ज चुकाने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। बात यह थी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मियाल में GVK ने अपना 50.5% हिस्सेदारी का आधा भाग 3 निजी बैंकों को 2150 करोड़ में गिरवी रखा था। GVK की वित्तीय समस्याएं कोई नई बात नहीं। 3 साल पहले भी बेंगलुरु हवाई अड्डे में अपनी पूरी 43% हिस्सेदारी उन्होंने प्रेम वत्स के फेयरफैक्स होल्डिंग को 3439 करोड़ में बेचा था। उसी वजह से ग्रुप के बढ़ते कर्ज को काटने के लिए, जो एक समय 2015 में 26,500 करोड़ तक पहुंच गया था, नाप तोल कर अडानी ने अपना जाल बिछाया और जिसे कहते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग रणनीति में अपने शिकार को घेरा। और मियाल के दोनों अल्पसंख्यक भागीदार ACSA ग्लोबल का 10% और दक्षिण अफ्रीकी कंपनी बिडवेस्ट के 13.5% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया। जब बिडवेस्ट सहमत हुए तब GVK ने अपने पहले इनकार का अधिकार लागू करके सौदा रोका। अडानी द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण की बोली के डर से GVK ने खुद अपने अल्पसंख्यक सहभागियों का संयुक्त 23.5% हिस्सेदारी 2156 करोड़ में खरीदना चाहा, जो अडानी की पेशकश से लगभग मिलता जुलता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास यह सौदा पूरा करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं था, तो वे निकल पड़े नई पूंजी जुटाने, जिससे न केवल अपने निवेशकों को खरीद सके बल्कि ये भी पक्का करने के लिए कि अपने कर्ज पर ब्याज वक्त पर चुका सके, जो कुछ ही समय में देय था। अक्टूबर 2020 में उनका ये कार्य सफल रहा, जब GVK ने 2 प्रतिष्ठित फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिसे 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे चलाने का तजुर्बा था, और कनाडा का सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निवेश, जो तैयार हुए मुंबई हवाई अड्डे में अपने बचे हिस्सेदारी का 15% खरीदने के लिए, जिससे GVK के पास अब केवल 10.5% बचता, क्योंकि बाकी 25% पहले ही बैंकों में गिरवी पड़ा था। बिडवेस्ट, जिसे पहले GVK ने रोका था अपना निवेश बेचने से, इस बार उन्होंने बिक्री को रोका अपने पहले इनकार के अधिकार का हवाला देकर। गेंद पहले दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची और आखिर में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास। जैसे धन उगाने की प्रक्रिया धीमी हो रही थी, GVK का समय और खराब होता जा रहा था। जैसे गतिरोध बढ़ता गया, कोविड-19 ने GVK के वित्त को और अधिक संकट में डाला और उसे दिवालियापन के करीब ला खड़ा किया। अगर कर्ज पर वो डिफॉल्ट करते तो बैंक गिरवी रखे गए शेयर किसी को भी बेच सकते थे, अपना बकाया वसूल करने के लिए, अडानी को भी। इस बीच एक गुमनाम पत्र के आधार पर, जिसने GVK के संस्थापकों को कंपनी से 705 करोड़ ठगने का आरोप लगाया, CBI ने उन पर FIR डालकर GVK के सभी कार्यालयों पर छापा मारा, उन पर नकली अनुबंध और इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में। उधारदाताओं के दबाव और अधिक जांचों की संभावनाओं के डर से कुछ के अनुसार अडानी ने बेशकीमती मुंबई हवाई अड्डा GVK का हाथ मोड़कर उसे देने पर मजबूर किया। और एक पुराने मूल्यांकन के बल पर अडानी ने प्रबंधन नियंत्रण के लिए प्रीमियम दिए बिना GVK की सारी हिस्सेदारी हासिल की, जिस थाल के साथ उन्हें मिला नवी मुंबई हवाई अड्डे का अधिकार। हालांकि अडानी ने GVK को व्यक्तिगत तौर से 1 रुपया भी नहीं दिया। उसने कंपनी का सारा कर्ज ले लिया, कम से कम 12,700 करोड़। यहाँ तक कि निवेशक अक्सा और बिडवेस्ट, जिन्हें अडानी ने पहले खरीदना चाहा था, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें अपनी अल्पमत हिस्सेदारी बेचने के लिए मजबूर किया गया। GVK से शेयर खरीदने का पहला अधिकार हमारा है, आपका नहीं। ये सब इतना अचानक हुआ कि GVK के नए साथी अबू धाबी के आइडिया और कनाडा के PSP भी अनजाने में पकड़े गए। माना जाता है कि अडानी को बेचे गए ऋणों पर बैंकों ने एक छोटा सा हेयरकट यानी नुकसान भी लिया, लेकिन राशि कितनी थी ये हम मालूम नहीं कर पाए। अडानी समूह पर कुल मिलाकर 1.47 लाख करोड़ का उच्च ऋण होने के बावजूद वे हवाई अड्डों का सौदा तमाम करने के लिए 3,700 करोड़ तक का और उधार लेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI को 1,070 करोड़ नकद मिलेगा, जो पिछले निजीकरण से अर्जित कुल 29,000 करोड़ में जोड़ा जाएगा। इस निजीकरण के फैसले ने हवाई यातायात में अभूतपूर्व वृद्धि लाई और विमानन क्षेत्र में आवश्यक दक्षता भी।
जबकि मुंबई का यातायात 2 गुना हुआ, बेंगलुरु और हैदराबाद हुए 4 गुना, जबकि दिल्ली ने अपनी बढ़त को और चौड़ा किया। मुंबई का सापेक्षिक पिछड़ने का कारण यह है कि उनके 2 रनवे एक दूसरे को एक्स की तरह पार करती हैं, जिसका मतलब यह है कि वे एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। दिल्ली के समानांतर रनवे के विपरीत, जिस वजह से कम फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड हो सकती है। चरण 1 में पट्टे पर दिए गए 4 हवाई अड्डे और चरण 2 में 6 भारत के कुल उड़ान यात्री का 59% बनते हैं। एक हवाई अड्डे की आमदनी आमतौर पर विभाजित होती है वैमानिक राजस्व पर, जैसे लैंडिंग शुल्क, उपयोगकर्ता विकास शुल्क, पार्किंग और आवास, कार्गो, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान ईंधन भरवाई, और गैर विमानिक राजस्व जैसे टैक्स फ्री दुकानें, खुदरा लाइसेंस, खाद्य और पेय पदार्थ, लाउंज, विज्ञापन, किराए पर जगह, कार पार्किंग और हवाई अड्डों से जुड़ी जमीनों का निर्माण का हक इत्यादि। 57 कंपनियों ने सरकार की 6 हवाई अड्डों के निजीकरण योजना के लिए बोली लगाई, मगर अदानी की उच्च बोली ही थी, जिससे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ सबसे ज्यादा राजस्व साझा करने के लिए तैयार थे, जिससे वो 6 के 6 हवाई अड्डे जीते। इस विश्वास से कि कुछ सालों में प्रति यात्री का गैर एरो 80 रुपए का खर्च बढ़कर 200 से 300 हो जाएगा, जो आज दिल्ली और मुंबई में खर्च हो रहा है। अब की बारी निजीकरण के लिए सरकार ने पुराने राजस्व साझाकरण फॉर्मूले को बदलकर प्रति यात्री शुल्क का मॉडल किया। इन नए नियमों की वजह से अडानी को ड्यूटी फ्री दुकानें, होटल और भोजनालय आदि के राजस्व से कुछ भी साझा करने की आवश्यकता नहीं, जो अन्य हवाई अड्डे ऑपरेटर्स कर रहे हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया का अनुमान है कि भारत का हवाई अड्डा खुदरा बाजार 2019 का 1.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 9.3 अरब डॉलर हो जाएगा। हकीकत में मुंबई और दिल्ली के हवाई अड्डे शहरों के सबसे सफल मॉल्स की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज्यादा राजस्व अर्जित करते हैं। इसके अलावा मुंबई हवाई अड्डे की खरीद ने अदानी को एक्स्ट्रा 227 एकड़ शहर के अंदर आलीशान जमीनों का मालिक भी बनाया। अडानी का इरादा गैर विमानिकी राजस्व को बढ़ाने का है। इस बात का पता चलता है बेन जेंडिंग को हवाई अड्डे डिवीजन का सीईओ नियुक्त करने से। फ्लूगाफेन मुंचन, जो जर्मनी के म्यूनिक हवाई अड्डे और न्यूयॉर्क के न्यूयॉर्क टर्मिनल ए का संचालन करते हैं, वे शायद नियुक्त किए जाएंगे अहमदाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ हवाई अड्डे को प्रशिक्षित, संचालित और मेंटेन करने के लिए और उन्हें वैश्विक मानकों तक लाने के लिए। आलोचकों का दावा है कि किसी एक ऑपरेटर को 6 हवाई अड्डे देना गलत है, क्योंकि अगर उसको कुछ हुआ तो 6 प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और बताते हैं कि ऐसा करना खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी के नियमों को तोड़ना होगा, जो कहता है किसी एक को 2 से ज्यादा स्थल न दिए जाएं। हालांकि 2 तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, अदानी जीते एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया में, और दूसरा, ये नियम तब बनाए गए थे जब देश में बामुश्किल 15 से 20 गैर IAF हवाई अड्डे थे। आज 107 गैर सैन्य हवाई अड्डे और 30 वायुसेना या नौसेना हवाई अड्डे, जहां से सेना के और आम फ्लाइट दोनों उड़ानें भरते हैं। कई आलोचकों का कहना है कि अडानी को तो हवाई अड्डे चलाने का तजुर्बा ही नहीं है, वो कैसे चला पाएंगे। अगर प्रतिस्पर्धा सिर्फ पूर्व अनुभव वाले ऑपरेटरों तक ही सीमित रखें तो वही पुरानी बात दोहराएगी, जहां केवल 2 भारतीय इकाइयां ही बोली लगा सके। 2 नहीं, पर अनिवार्य रूप से वो सही लगते हैं। 2006 में दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के लिए सिर्फ 5 या 6 ने बोली लगाई, लेकिन इस बार 57 के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। अन्य इस बात पर बिगड़े हैं कि चरण 1 में हवाई अड्डे 30 साल के पट्टे पर दिए गए थे, जबकि इस बार जो 6 अडानी को मिले वो 50 साल के लिए हैं, जो कि सीमा पार करता है भारतीय विमानपत्तन प्रतिकरण अधिनियम का, जिसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 30 साल मुनासिब समझा जाता है। हालांकि ये गौर में रखा जाना चाहिए, चरण 1 में निजीकरण किए गए हवाई अड्डे मौजूदा 6 की तुलना में अधिक आय क्षमता वाले शहर थे। इस सफलता को देखते हुए 13 और हवाई अड्डों, 6 प्रमुख और 7 छोटों को 2022 की शुरुआत में निजीकरण किया जाएगा, बड़े और छोटे हवाई अड्डों को एक साथ जोड़ते हुए। इस बीच यहाँ भी राजनीति ने पैर अड़ाया। केरल सरकार के रूप में जो अदानी पर याचिका डाली, उसे तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को पट्टे पर दिए जाने के खिलाफ, एक मामला जिसे उच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर खारिज किया। अदालत का मानना है कि केंद्र के फैसले में जनहित की कोई कमी नहीं थी। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग अब शेयर बाजार के IPO से 25 से 29 हजार करोड़ के बीच का मूल्यांकन इकट्ठा करेगी, जिसका इस्तेमाल मुंबई का उन्नयन और नवी मुंबई हवाई अड्डे के निर्माण के लिए करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगले 3 से 5 सालों में हवाई अड्डों में हमारा पूंजीगत व्यय लगभग 30,000 करोड़ होगा, जिसमें से ऋण भाग 20,000 करोड़ होना चाहिए। हवाई अड्डे का निर्माण और चलाने में बहुत पैसा लगता है। मिसाल पर लीजिए मुंबई हवाई अड्डा, जिसने कोविड के पहले 1,594 करोड़ कमाए, जो मुश्किल से 20,000 करोड़ कर्ज का ब्याज होगा।
हालांकि अदानी का लंबा प्लान है, जब छोटे छोटे शहर के लोग उड़ान भरना शुरू करेंगे, मुंबई हब बन जाएगा जिसके द्वारा हमारे अन्य हवाई अड्डे संचालित होंगे, रियल एस्टेट, मनोरंजन, ई कॉमर्स और रसद के बल पर। मुंबई के बिना यह गेम प्लान नामुमकिन था। बदौलत की परिस्थितियां उनके साथ थी और शायद कोई ऊंची ताकत भी। बिस्बो की शायरी, ऋण में डूबा एयरपोर्ट, लगा दी उसने घात, शातिर उस व्यापारी ने सबको दे दी मात। देख रहा वो ख्वाब अब बड़ी दूर के आज, धीरे धीरे बन रहे सारे उसके काज।